चलिए, तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेने के बाद अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी हमारे आज के माननीय अतिथि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी। आप प्लीज़ मंच पर आएँ। और साथ ही साथ हमारे माननीय एमडी सर सुनील बंसल सर, आप भी स्टेज पर आएँ। डॉक्टर एच त्रिवेदी, हमारे सीनियर मोस्ट सीएमएचओ भोपाल से, आप भी मंच पर आएँ। वहीं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी से भी अनुरोध करूँगी कि वे भी मंच पर आएँ। बंसल न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी से भी आग्रह है कि वे भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे एमडी साहब हमारे आज के विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें पुष्पगुच्छ देकर। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे आज के माननीय अतिथि श्री प्रभुराम चौधरी जी के लिए, जोरदार तालियां हो जाएं। वहीं मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर एच त्रिवेदी सर का स्वागत करने के लिए हमारे एमडी सर का, कि वे प्लीज उनका भी स्वागत करें और साथ ही साथ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी का भी स्वागत करें। हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत कर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगी हमारे बंसल न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी को कि वे आएँ मंच पर और इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बातचीत करें, क्योंकि जिस तरह से हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, आज हम सभी मिलकर डॉक्टर्स को सेलिब्रेट भी करेंगे और उन्हें थैंक यू भी बोलेंगे। ओवर टू यू शरद जी। बहुत शुक्रिया प्रगति और शुभांगी, आप दोनों का। बस दो शब्द। पहले तो धरती के भगवान माननीय डॉक्टर्स, आप सबको प्रणाम, बहुत मन से, बहुत हृदय से। और यहाँ ऐसे भी एक चिकित्सक हैं त्रिवेदी सर, जिनके लिए हमारे मुख्यमंत्री कई बार कहते हैं कि जब वो फीस लेते थे तो यूं लेते थे। एक कृतज्ञता का भाव, एक ग्रेटिट्यूड, स्पिरिट ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि नहीं मैं इसका हकदार तो नहीं हूँ, लेकिन जीवन में कुछ व्यवहारिक बाध्यताएं होती हैं, कुछ कंपल्शंस होते हैं, उनसे बंधा हूं। प्रणाम है सर, आप कैसे ये कर पाते रहे। और आज भी आप न जाने कितने लोगों के आदर्श हैं, स्रोत हैं। और अभी मैं प्रभुराम चौधरी सर को देख रहा था कि कुछ पुराने मित्रों से मिलकर, ये खुशी पुराने दोस्तों से मिलकर ही आती है। और जिस तरह से एक भाव था, तो मुझे लगा कि इनकी उम्र 22 साल या उसके आसपास है। उधर भी वही भाव था, इधर भी यही भाव था। आपको धन्यवाद कहने का ये एक छोटा सा कार्यक्रम है। और निश्चित तौर पर कई बार बहुत सारी चुनौतियां पैदा होती हैं हमारी तरफ से। जो हम पेशेंट होते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आपका हाथ लगते ही संजीवनी बूटी आ गई है, पेशेंट ठीक हो जाएगा, उठ के चला जाएगा। समय लगता है, लेकिन आप धैर्य से हमारी उदंडता को भी माफ करते हैं, हमारी गलतियों को भी नज़रअंदाज करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। हमारी बेवकूफ़ियों को जो हम गूगल में जाकर पढ़कर उल्टा सीधा आपसे डिबेट करते हैं कि ये तो ऐसा होता है, ये तो लगता है कि इट सीम्स कि इट इज़ स्टेरॉयड, आप तो स्टेरॉयड दे रहे हैं। हम बड़े ज्ञानवान हो जाते हैं, लेकिन आप उन सब को माफ़ करते हैं। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि भारतीय चिकित्सा बिरादरी का पूरी दुनिया में डंका है। और जैसा मैं जानता हूँ कि यूरोप के, अमेरिका सहित तमाम बड़े हॉस्पिटल्स आप भारतवंशी ही संभालते हैं। बहुत शुक्रिया। हम एक छोटी सी बातचीत करेंगे प्रभुराम चौधरी जी से, फिर आप सबके सम्मान की उस घड़ी का इंतज़ार होगा। माननीय अतिथियों से मेरा आग्रह है कि आप फिर एक सामने का मंच संभालें। चौधरी साहब आप विराजें और फिर हम बैठे बातचीत एक करें। एक छोटा सा हम चाहेंगे कि आपके साथ भी अगर सेशन हो, अगर वक्त हमें अलाउ करेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ भी वो बातचीत करें। और आपके मन में भी कुछ बातें हों तो वो बातें आप भी हमसे कहें। बड़ा कठिन होता है, कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिसमें पॉलिटिक्स भी है, बिजनेस भी है, जर्नलिज्म भी है, और आप भी हैं। आप तो टॉप हैं
कि सब कुछ तैयारी है, शादी में जाना है, और अचानक एक इमरजेंसी कॉल सब कुछ बदल देती है। पत्नी को मालूम है कि ऐसा होगा ही, तो वो बड़े क्रेडुलस तरीके से तैयार रहती हैं कि हाँ ऐसा तो होना, आप जाइए, मैं मैनेज कर लूंगी, ड्राइव भी कर लूंगी, और अगर देर होगी तो परेशान मत होइएगा, आप वहीं पूरा फोकस कीजिएगा। इन चीज़ों का, माफ़ कीजिएगा, मूल्यांकन नहीं हो पाता है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो मूल्यांकन करने की प्रणाली है वो बराबर करती है। तो कुछ बातें आपसे भी मौका मिला तो हम ज़रूर करेंगे। तो एक बार फिर आप सबको मन से प्रणाम करते हुए, और मैं कैसे कहूं कि आप ही की तालियों से, लेकिन जो हमारी नॉन मेडिको फ्रेटर्निटी है वो तो ताली बजाकर, आपके बिना ये धरती धरती नहीं है सर, ये ब्रह्मांड ब्रह्मांड नहीं है। प्रणाम है आप सभी को। प्रभुराम चौधरी साहब भी इसी फ्रेटर्निटी से हैं, उनको भी प्रणाम है। सर मैं आपकी अनुमति से, जी आपका माइक्रोफोन आपके पास। एक छोटी सी बातचीत है जिसमें कोई आंकड़े नहीं है, कोई वो नहीं है। सबसे पहला सर यही जो सवाल मैंने आप सबके सामने रखा कि बड़ा मुश्किल होता है जब कोई आपको समझता नहीं है। पी साईराम एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रूरल जर्नलिज्म पे बड़ा काम किया। उन्होंने कहा दुनिया के 3 काम बड़े कठिन हैं: धरती से अन्न को उत्पन्न करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, और तीसरा सबसे कठिन काम है दूसरों की भावनाओं को अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। डॉक्टर ये तीनों चीजें करता है, बिना बोले मरीज की भावनाओं को समझकर पेशेंट के परिजनों को बताता है। उसकी भावनाओं को कौन समझता है, ईश्वर जाने। कितना आपको कठिन लगता है ये, कि कई बार ऐसा आपको भी लगता होगा एक चिकित्सक के नाते कि कोई नहीं सुन रहा आपको, लेकिन आपको सबकी सुननी है। कितना कठिन है ये प्रोफेशन, कुछ इस पर जरा दार्शनिक सवाल है, माफ कीजिएगा, लेकिन कुछ रोशनी डालिए इस पर। नहीं, मेरा मानना ये है कि जब व्यक्ति एजुकेशन फील्ड से चिकित्सा के फील्ड की तरफ बढ़ता है, तब उसके मन में ये भाव अवश्य रहते हैं कि उसे सेवा के कार्य में जाना है, क्योंकि स्वास्थ्य एक अकेला पैसा नहीं है, एक लोगों का इलाज करना नहीं है। उसके मन में लोगों के प्रति भाव दिल में जो रहता है, तभी वो एक फील्ड में आता है, चिकित्सा के फील्ड में। अदरवाइज तो बहुत सारे जो लोग हैं चिकित्सा का फील्ड ना चयन करते हुए बहुत सारे और भी फील्ड हैं, बिजनेस के क्षेत्र में जा सकते हैं, दूसरे फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अगर चिकित्सा के क्षेत्र में आए तो उसके मन में लोगों के प्रति एक भाव और सेवा का भाव होता है, और जब वो किसी भी पेशेंट का इलाज करता है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी डॉक्टर हो, वो ये सोचता है कि मेरे पास जो पेशेंट आए वो ठीक होके जाए और जल्दी ठीक हो, पूरा उसका प्रयास ये रहता है। ये बात अलग है कि लोग आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं कि नहीं हम वहाँ गए थे, उन्होंने ये नहीं करा। जब वो रेफर, तभी उस स्थिति में जब कोई हायर अथॉरिटी को या हायर इंस्टीट्यूट को जब वो रेफर करता है, जब वो उसको लगता है कि नहीं इस पेशेंट के लिए मेरे से ज़्यादा कोई और हमसे सीनियर डॉक्टर इसको देख सकता है, तब उसको भेजता है। लेकिन आप जानते हैं कि इस फील्ड में बहुत सारे लोग आए दिन जो पेशेंट्स के अटेंडेंस होते हैं, उसके मन में कई बार ऐसा होता है कि अब आईसीयू है, आईसीयू में इन्फेक्शन ना हो, ज़्यादा लोग वहाँ ना रहें। लेकिन आज दिन मेरे पास ही फ़ोन आते हैं। आज ही एक फ़ोन आया कि साहब वो हमको सारे लोग आईसीयू में जाने नहीं दे रहे। मैंने उसको समझाया भाई वहाँ एक आप व्यक्ति जाओ, उसके बाद दूसरे का लगेगा, अदरवाइज आप सारे के सारे लोग आईसीयू में पहुँचोगे तो आप पेशेंट के लिए ठीक करने के लिए। तो इस तरीके की कभी कभी कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन उन सबको भी डॉक्टर उसको सबको मन में रखता है और वो समझता है कि नहीं मुझे जो करना है वो बेस्ट से बेस्ट। कई बार लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन उसको भी सब सहन करते हुए डॉक्टर उस पेशेंट के लिए उसी भाव से काम करता है कि नहीं ये मेरा
पेशेंट है, ये मेरा मरीज मेरे पास आया है, इसको स्वस्थ हमको करना है। बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही। पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव होता ही है, हम सबका घर है, हम सबकी जिंदगी है, लेकिन एक बड़ा खूबसूरत कोट है चौधरी साहब कि पैसा बड़ी नामुराद चीज है, लेकिन कमबख्त ये बात पैसा कमाने के बाद ही मालूम पड़ती है, उसके पहले का कोई रास्ता नहीं है। आप धन के शिखर पर बैठकर ही धन की निरर्थकता को अनुभव कर सकते हैं। उसके पहले एक अपील है, एक आकर्षण है, एक अतृप्ति है, एक अनसैचुरेशन है जो आपको ज्वार भाटे की तरह बहा कर ले जाएगा। लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो समझ आता है कि सेवा या प्रसन्नता, प्लेजर या फैमिली के साथ वक्त बिताना, इन सब चीजों का क्या मतलब है। और एक चिकित्सक इसको बहुत बेहतर समझता है, क्योंकि एक तरफ वो सेवा के लिए उसके लगातार काम है और दूसरी तरफ परिवार है, धन भी है और दूसरी भी चुनौतियां हैं। हिंदी में पाठ्यक्रम शुरू करने की एक शुरुआत MBBS की हुई है। आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले, आज से 30 साल पहले के एक स्टूडेंट, 25 साल पहले के एक स्टूडेंट रहे होंगे। फर्स्ट ईयर की किताबें अब अनुदित हुई हैं हिंदी में। बहुत आसान काम नहीं था। आलोचकों की भी एक लंबी श्रृंखला है, क्या जरूरत है, अंग्रेजी में हमारा दबदबा है भारत का, क्या समस्या है, क्या लिवर को यकृत बोलेंगे, किस तरह से क्या उसको फुफ्फुस धमनी बोलेंगे, तमाम तरह की चीजें हैं, ये उनका अपना सोच है। लेकिन आप, क्योंकि आपसे बेहतर इसका जवाब कोई दे नहीं सकता, कैसे देखते हैं इस कदम को? देश में हमारा स्टेट मध्य प्रदेश पहला स्टेट है जिसने चिकित्सा की शिक्षा हिंदी में करने का निर्णय किया, और जो हमारी अंग्रेजी की बुक्स की उसका पूरा ट्रांसलेट करके जो काम किया है, निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य मध्य प्रदेश की सरकार ने ये किया है। क्योंकि शिक्षा में, चिकित्सा शिक्षा में भाषा आड़े नहीं आना चाहिए। किसी को कोई भाषा आती है, किसी को कोई भाषा आती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो वो बुद्धिमान नहीं हो सकता या इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है। इंटेलिजेंट तो किसी भी भाषा जानने वाला व्यक्ति हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो ग्रामीण परिवेश में पहले मैं तो स्वयं अपनी बात बताता हूँ कि जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी तो वहाँ मेरे गांव में तो स्कूल था ही नहीं। जब उसी साल स्कूल खुला, अगर हो सकता है कि 2 साल पहले स्कूल खुला होता तो मैं 2 साल पहले पढ़ाई शुरू कर देता। अगर मेरी उम्र 8 साल होगी, मुझे 6 साल में या 5 साल में एडमिशन लेने चाहिए। आज तो नर्सरी में और सब में KG1 और KG2 में बच्चे पढ़ते हैं। उस समय तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, और वहाँ अंग्रेजी की तो कोई बात ही नहीं थी, हिंदी में हम लोग पढ़ते थे। जब हम दूसरे गांव पैदल जाते थे, 3 गांव छोड़कर, मिडिल में भी 5 किलोमीटर दूर, जब 11th पढ़ते थे तो 7 किलोमीटर दूर, तब हमको अंग्रेजी का एक सब्जेक्ट उसमें जुड़ा। लेकिन फिर भी हम तो ग्रामीण परिवेश थे, हमको किसी ने ये भी नहीं बताया कि अंग्रेजी ही मेन, कल आप अगर MBBS करना चाहते हो तो आपको अंग्रेजी जरूरी हो। हिंदी को ही हम लोग सब कुछ समझते थे। और आज हिंदी में बहुत सारे लोग जिनको अंग्रेजी नहीं आती और उनका सिलेक्शन मेडिकल फील्ड में हो जाता है। मैं तो अपनी खुद की बताता हूँ, जब हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था तो मेरे कई साथी जिनको अंग्रेजी ठीक से नहीं आती थी और उन्होंने MBBS छोड़ दी और उन्होंने बैंक की PMT पास करने के बाद भी बैंक की नौकरी ज्वाइन करी। अब ऐसे लोग जो डॉक्टर बनना चाहते थे, उनके पढ़ाई में भाषा अड़े आती थी, उनके लिए तो एक बहुत ही, और फिर देश, भारत नहीं अन्य देशों में आप दुनिया के देख चले जाएं तो अन्य देशों में ये भाषा अड़े नहीं आती। वहाँ जिनकी जो भाषा है वहाँ उस भाषा में वो जब मेडिकल कर सकते हैं। तो अगर हम हिंदुस्तान के लोग अगर हिंदी में अगर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये एक सराहनीय कदम है और ऑप्शन है। ऐसा नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं कि आपको नहीं इसी सब्जेक्ट में ही करना है, इसी भाषा में ही करना है। तो जिसको जो बेहतर लगता है, तो आज ये एक ऑप्शन मिला है, तो निश्चित रूप से ये हमारे ग्रामीण स्वागत करते हैं हिंदुस्तानियों के लिए बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश के एक बड़े नामचीन अभिनेता हैं
गोविंद नामदेव, अनुपम खेर के साथ उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहां से उन्होंने अभिनय की उपाधि ली। और जब उन्होंने ज्वाइन किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को, उन्होंने हमसे इंटरव्यू में ये बात कही, उनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी। इब्राहिम अलका जी उस समय डायरेक्टर होते थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। अनुपम खेर जी और तमाम टीम उनका बड़ा मजाक उड़ाती थी। तो उन्होंने दिल्ली में होमगार्ड की वैकेंसी निकली थी, जैसा सर ने हमें बताया। तो उन्होंने कहा एक दिन मैंने तय किया, और मैं फुल ऑफ टीयर्स था, आंसुओं से मेरी आंखें भरी थी, और मैंने तय कर लिया कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा छोड़ दूंगा। तो मैं जब वो कटिंग अखबार की लेकर के ये भर के इसमें तो हो जाएगा होमगार्ड में, मैं निकल रहा था तो डायरेक्टर साहब की निगाह पड़ी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला तुम तो गोल्ड मेडलिस्ट हो एंट्रेंस एग्जाम के, तुम क्यों जा रहे हो छोड़ के? उन्होंने कहा साहब मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तो उन्होंने कहा छोड़ो, मैं टीचर्स को बोलूंगा कि वो तुमको हिंदी में कंपनसेट करें। तो ये एक बाधा तो है। भारत और इंडिया की लड़ाई अंग्रेजी की भी लड़ाई है। एक तरफ होटल है, फोटोग्राफी है, और एक तरफ है जो बजट को बटगेट पढ़ने वाली पीढ़ी है, और वो ग्रेजुएट तक ये गलती करती है। आप इसको हंसी मजाक से नहीं देख सकते, एक गंभीर इशू के तौर पर भी देख सकते हैं कि एक तरफ चबाकर बोली जाने वाली अंग्रेजी है, जिसके बिना अंग्रेजी अंग्रेजी नहीं मानी जाती है, और एक तरफ वो अंग्रेजी, वो हिंदी है जिसको हम कई ब्रेटली हिंदी में आशा जी के साथ गाना गाते हैं, इन्वॉल्वमेंट है मनी। भाषा का विवाद कभी बात करेंगे इस पर, और एक दो सवालों के साथ फिर हम अवार्ड सेरेमनी पर आएंगे। सर, किस तरह से आप मध्य प्रदेश में, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य ये दो विषय मध्य प्रदेश में अभी भी हम उसमें मजबूती से आगे बढ़ना है, किस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कस्बों और जिलों के जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये किस तरह से मजबूती से आगे बढ़ें और हम कह सकें कि सबके लिए एक विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा की हम एश्योरेंस आपको देते हैं। शरद जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि मैं जब से स्वास्थ्य मंत्री बना हूँ और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जैसे ही मैं स्वास्थ्य मंत्री बना और कोविड आ गया, एक ऐसी बीमारी दुनिया में जिसकी ना तो कोई दवाई थी, कोविड की ना कोई वैक्सीन थी। सारी दुनिया ही सोच रही थी कि क्या होगा। जिस तरीके से केस पूरे देश में बढ़ रहे थे और पूरे दुनिया में जब बढ़ रहे थे, लेकिन मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने एक कम समय में देश के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर 9 महीने के अंदर स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार की, और वैक्सीन बनाकर फ्री ऑफ कास्ट पूरे भारतवासियों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई, और सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के अनेक देशों के लिए फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीन विदेशों में भी कराई। उस समय मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने जिस तरीके से, आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक जो रणनीति बनाई, हम लोगों ने एक जन भागीदारी का एक मॉडल मध्य प्रदेश में बनाया, जिसमें मध्य प्रदेश के चाहे मिनिस्टर्स हों, चाहे बल्लभ भवन में बैठे हुए सीनियर IAS हों, और डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक मैनेजमेंट कमेटी, विलेज मैनेजमेंट कमेटी, जो हमारी आशा कार्यकर्ता हैं, हमारे रोजगार सहायक, एक टीम बनाकर पूरे घर घर में जाकर हम लोगों ने सर्वे करा। सर्वे करने के बाद मेडिसिन के किट जो तैयार किए, उनको जो लोग अस्पताल में नहीं आ रहे थे उनको घरों में होम डिलीवरी हम जिसको कहें, हमने दवाइयों के किट संपूर्ण मध्य प्रदेश में पहुंचाए, और जो लोग घरों में थे उनका भी सर्वे कराने के बाद जहां जगह नहीं थी तो उनको हम लोगों ने कैंप बनाकर, चाहे पंचायत भवन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे ब्लॉक लेवल हो, सारे जगहों पर इस बीमारी से जूझकर मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले ही, एक हफ्ते पहले ही देश के पार्लियामेंट की एक कमेटी आई थी, वो स्टडी कर रही थी। जब स्टडी करने के बाद जब वो पार्लियामेंट में उसने रिपोर्ट दी, तो उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि मध्य प्रदेश में जो जितना बेहतर काम यहाँ पर, चाहे वैक्सीनेशन में, कोविड के में जो अच्छा काम हुआ है, वो
बहुत सराहनीय है और अन्य प्रदेशों को भी इसी के अनुसार, मध्य प्रदेश के अनुसार तो ये सारे काम किए। और लगातार 2 साल में आपने देखेंगे कि पूरे 2 साल में स्वास्थ्य जो IPH के हमारे नाम से, उसके अनुसार हम लोगों ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनाएंगे और उसके लगातार प्रयास हमने अभी पिछले साल ही लगभग 35% बजट पहली बार मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने इसको, सरकार ने इसको बढ़ाया। और पिछले साल हम लोगों ने लगभग 263 स्वास्थ्य संस्थाएं जो ग्रामीण अंचल में, ट्राइबल एरिया है जहां पर जनसंख्या थी और वहां पर अस्पताल नहीं थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सिविल अस्पताल हो और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो हमारे थे, हम लोगों को एक प्रयास रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं वो पूरी तरीके से सुदृढ़ हों, वहाँ पर डायलिसिस की सुविधा हो, वहाँ पर डायग्नोसिस के लिए सारे टेस्ट वहाँ पर हो सकें, वहाँ पर CT मशीन की उपलब्धता हो, वहाँ सोनोग्राफी की उपलब्धता हो, डॉक्टर्स की वहाँ पर उपलब्धता हो, साइकेट्रिस्ट की वहाँ उपलब्धता हो, ये सारी चीज़ें, दवाइयाँ जो थी, चाहे हमारी EDL और नॉन EDL जो दवाइयाँ थी, उन दवाइयों की संख्या आज 500 से ज़्यादा दवाइयाँ एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में। आप सोच नहीं सकते कि एक उप स्वास्थ्य केंद्र में आज की तारीख में 96 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। वहाँ पर जो CHO हमने पोस्ट किए, अभी पूरे देश का, यहाँ अभी वाराणसी में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और जिसमें मध्य प्रदेश को अवार्ड दिया गया कि मध्य प्रदेश में हम लोगों ने समय से पहले, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे भारत में हम 31 दिसंबर 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाएंगे और मध्य प्रदेश का टारगेट 10,000 था। 31 दिसंबर अभी आई नहीं है, इसके पहले मध्य प्रदेश में हमने 10,000 से ज़्यादा, टारगेट से ज़्यादा 107% हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम लोगों ने बना दिए और सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे CHO, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, ग्रामीण अंचल में पोस्ट कर दिया, ट्रेंड उनको कर दिया। वहाँ पर जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज हैं उनके भी वहाँ पर, चाहे हाइपरटेंशन की बात हो, चाहे डायबिटीज़ की बात हो, चाहे अन्य कैंसर से संबंधित बात हो, प्राथमिक वहाँ पर, और जो हमारे मैटरनिटी के लिए जो गर्भवती माता बहनें हैं उनको पहले अगर कोई आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन लगता था तो उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता था। अब हमने CHO लेवल पर और वहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्र लेवल को, जिसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए, वहाँ 96 प्रकार की दवाइयाँ हो रही। अभी मैं 4 दिन पहले ही अभी मैं गया था खजुराहो, एक हमारा ये जो शब्द है तो वेलनेस, सर वेलनेस, हाँ। इसमें क्या चीजें आप, इसको हमने कॉर्पोरेट कल्चर में तो खूब सुना है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में हेल्थ सेंटर और वेलनेस मतलब देखिए, आप जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, ये पूरे हम लोगों ने जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो बनाया, जो उप स्वास्थ्य ग्रामीण अंचल में उप स्वास्थ्य केंद्र, जिसको हम सब सेंटर जिसको बोलते थे, उसी को हेल्थ एंड वेलनेस में कन्वर्ट किया है। वहाँ CHO पोस्ट किया है, दवाइयों की संख्या हम लोगों ने बढ़ाई, टेस्ट की संख्या वहाँ पर बढ़ाई है, जिससे वहाँ पर सारे जो भी, जैसे मैंने बताया कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं उनका भी टेस्ट वहाँ पर हो सके और उनको ई-संजीवनी के माध्यम से स्पेशलिस्ट से भी जोड़ा है। वहाँ पर बैठा हुआ CHO ऑनलाइन बात करके जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर है या स्पेशलिस्ट है, उससे बातचीत करके वहाँ पर पर्चा लिख सकता है और अगर सैंपल वहाँ टेस्ट नहीं हो रहा है तो वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके वो बड़े, हमारा जो जिला अस्पताल है या साइड में हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके पास में करीब में, वहाँ जाके शाम को उसको रिपोर्ट वहाँ पर पहुँच जाएगी। तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये स्वास्थ्य की सुविधाओं का जहाँ विस्तार किया और जिले में मैंने आपको जैसे बताया सामुदायिक केंद्र, आपने देखा होगा उस समय कि जिला अस्पताल में आज हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल पर ICU के बेड, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ICU के बेड बन गए, PICU के बेड बनकर तैयार, SNCU हम लोगों ने बनाकर तैयार किए, डॉक्टरों की हमने उपलब्धताओं पर रखाई। आज मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में CT स्कैन की, नहीं तो पहले अगर जिले में CT स्कैन नहीं है तो पेशेंट को रेफर करना पड़ता था, वही जो बड़ी सिटी है, चाहे ग्वालियर हो, इंदौर हो या जबलपुर हो या भोपाल हो, वहाँ पर जाएगा तब उसकी डायग्नोसिस बनी। तो बीमारी के लिए जो डायग्नोसिस सुविधाएँ हैं, आज हम लोगों ने डायलिसिस की सुविधा जो बढ़ाई है। आप देख सकते हैं कि जो लोग डायलिसिस कराने के लिए बड़े शहरों में भागते थे, आज जिला अस्पताल लेवल पर हम लोगों ने उपलब्धता कराई, दवाइयों की उपलब्धता कराई। और अभी एक वीक पहले ही अभी मध्य प्रदेश में हमने 226 स्वास्थ्य संस्थाएं और खोली, पिछले साल 263 खोली, इतनी संख्या में, जिससे पूरे क्षेत्र के अंदर। इसी तरीके के शहरों में हम लोगों ने मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक हम लोगों ने खोली। मध्य प्रदेश के जो शहरी एरिया है उसमें लगभग हम लोग 783
ये संजीवनी क्लिनिक खोल रहा है। अभी मध्य प्रदेश का पहली पॉली क्लिनिक मुख्यमंत्री पॉली क्लिनिक का हमने गोविंदपुरा में अभी पिछले वीक हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास जी भी थे, वहाँ पर हमारी विधायक कृष्णा गौर जी भी थी, उसको हमने शुभारंभ किया। तो वहाँ भी दवाइयाँ, वहाँ स्पेशलिस्ट, सारी प्रकार का सुविधाएं, डायग्नोसिस वहाँ पर की जा सकती है। तो ये पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरीके से काम चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि निश्चित ही हमारा प्रयास है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की सेवाएं, और जो आयुष्मान भारत निर्वाह योजना के अंतर्गत, इसके अंतर्गत भी जितना हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड, देश में पहला हमारा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा अभी हम लोगों ने कार्ड बनाए हैं, उसमें भी मध्य प्रदेश को वो सम्मानित किया गया है। जिसमें जो हमारे प्राइवेट अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को हमारा जिस तरीके से ध्येय है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, ये हम लोग चाहते हैं कि गरीब आदमी को फ्री ऑफ कास्ट इलाज मिलना चाहिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो। अगर प्राइवेट अस्पताल में भी वो जाता है तो उसको आयुष्मान कार्ड उसके पास है तो उसको 5 लाख तक का इलाज उसके लिए फ्री, उसको वापस पैसे के अभाव में किसी दूसरे अस्पताल, कहीं प्राइवेट अस्पताल से वापस ना होना पड़े। और ग्रामीण अंचल में भी तो ये लगातार हमारा प्रयास कंटिन्यूस हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश को हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे, और देश में जैसा आपने कहा विश्व स्तरीय सेवाएं भी हम लोग देने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए। आखिरी सवाल कर रहा हूं मैं, उसके बाद हम अतिथियों के माध्यम से अवार्ड सेरेमनी की तरफ बढ़ेंगे। सर, शैक्षणिक पाठ्यक्रम में, हमारे कैरिकुलम में बहुत सारी चीजें शामिल करने की बात की जाती है। मुझे लगता है एक सब्जेक्ट और आना चाहिए। ये बात आप मुख्यमंत्री जी तक भी विनम्र अनुरोध हमारी तरफ से पहुंचाइए कि पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच के रिश्ते कैसे हों, और पेशेंट हॉस्पिटल जाने के लिए मानसिक रूप से अपनी तैयारी कैसे रखें। ये अक्सर डिबेट, और सरकारी हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, ये डिबेट हमेशा चलती है। हम हमेशा इस बात को महसूस करते हैं कि कई जगह गलती पेशेंट की तरफ से हो जाती है, कुछ जगह मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से, वो भी इंसान है, लेकिन अधिकतर गलती होती है पेशेंट्स और उनके परिजनों की तरफ से। ये मुझे लगता है कि ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का भी एक विषय है। जैसा आपने कहा कि कोई चिकित्सक ये नहीं चाहता कि उसका पेशेंट बिना स्वस्थ हुए बाहर जाए। तो ये जो विषय है, ये कई बार चिकित्सकों को अपने काम को निर्भय होकर करने से रोकता है, और पेशेंट्स के मन में भी एक अनावश्यक डर को पैदा करता है। क्या है कि जो पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट के अटेंडेंस आते हैं, वो तो जैसे ही अस्पताल पहुंचते हैं वो समझते हैं कि हम ही पहुंच रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स के पास तो सभी पेशेंट आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, आपको देखने को मिलता है कि डॉक्टर्स ड्यूटी में था, उसने ऑपरेशन किया, 4 बजे वो ऑपरेशन करके घर चला गया, और 4:05 पे दूसरा पेशेंट आया, और पेशेंट ने देखा कि हमें तो उसी डॉक्टर को दिखाना है, और वो डॉक्टर अभी गया है, तो उसे आने में अगर आधा घंटा लगेगा तो वो कहता है अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं। तो ये परिस्थितियां आदमी को सब चीज़ों को समझना चाहिए। कभी मेरे पास ही फ़ोन आते हैं, एज ए हेल्थ मिनिस्टर हूँ, साहब मैं चाहता हूँ कि ऑपरेशन हो जाए, डॉक्टर साहब ऑपरेशन नहीं कर रहे। अब पेशेंट का अटेंडेंट तो ये नहीं समझ रहा कि इसको ऑपरेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो डिसाइड डॉक्टर ही करेगा कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, या इसको मेडिसिन की ज़रूरत है, या इसको इंजेक्शन की ज़रूरत है, ये तय करता। तो ये कभी कभी आपस में जो बातचीत होती हैं इस तरीके की, इस वजह से लोगों में एक वो होता है। लेकिन अगर आदमी व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास गया है, पहली बात तो ये विश्वास के ऊपर ही व्यक्ति जाता है। उसे विश्वास है कि हमें इस डॉक्टर को दिखाना है, तो वो डॉक्टर अगर नहीं भी है तो वो इंतजार करता है, 1 घंटे इंतजार करेगा, या अगर उस शहर में नहीं है दूसरी शहर में, तो वो दूसरी शहर में लेके जाता है। कई लोग आपको देखने को मिला होगा, मैंने कोविड के समय में देखा कि कुछ पेशेंट दिल्ली में भर्ती थे, और वो एम्बुलेंस करके लेके आए, बोले हमको रायसेन में एडमिट करा दो। मैंने कहा भाई क्यों, आप दिल्ली में हो, इतनी देर से आओगे, आपको एम्बुलेंस का खर्चा। बोले नहीं, हमारा पेशेंट यहीं ठीक होगा। तो हमने कहा ठीक है, लेके आओ। तो एक विश्वास की बात है, आदमी के मन में अगर विश्वास किसी के प्रति होता है तो वो जाता है। लेकिन जल्दबाजी में कभी क्या होता है कि जो पेशेंट के साथ आने वाले लोग होते हैं वो तो ये समझते हैं कि, तो इस तरीके से कभी कन्फ्यूजन की ऐसी स्थिति बन जाती है। लेकिन डॉक्टर का प्रयास रहता है, और डॉक्टर बोलता है
पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंस है कि आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो इतने में ही आधा तो वो उसका ठीक हो जाता है कि नहीं डॉक्टर साहब ने कह दिया है, तो अब उसका मनोबल एकदम बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी हम तो हमेशा ही ये बात करते हैं और ज़्यादातर डॉक्टर इस बात को ध्यान भी रखते हैं कि ठीक है, अगर कोई उग्र भी हो जाता है तो वो उसको जानकारी नहीं है, उसे हमें जानकारी देकर उसको नॉर्मल करने का हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। और अगर दिन में 50 पेशेंट आए तो 50 में से हो सकता है कि 49 जो लोग हैं वो तो बिल्कुल सही उसने समझा, एक ने नहीं समझा। तो अब आप मैं ये कहूँ कि फिर मीडिया वाले तो वो 49 को नहीं देखते, वो उसी को देखते हैं कि इसके साथ क्या हुआ। वही चीज़ फिर पब्लिक में ये जाती है कि नहीं ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। और उसमें लगातार हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, जिससे एक सामंजस्य की स्थिति बने। अभी मैं तत्काल 1 घंटे पहले ही अभी सीहोर में था, सीहोर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में था। मैंने सारे वार्डों में गया, जो हमारे मैटरनिटी वार्ड था, मेडिकल वार्ड था, बच्चों का वार्ड था, एसएनसीयू का वार्ड था, सब ठीक ठाक मिला आपको वहाँ सीहोर में? और जो भी बातचीत हमने सब लोगों से बातचीत की, जो पेशेंट एडमिट थे उन लोगों से हमने बात की, पेशेंट के साथ अटेंडेंट थे उनसे हमने बातचीत की, जो डॉक्टर थे उनसे बात की। अगर और कोई आवश्यकता है तो उसको पूर्ति करने के लिए हम सरकार लेवल से उनसे मदद करेंगे। काफ़ी जनप्रतिनिधि वहाँ पत्रकार साथी भी थे, लेकिन स्थिति ठीक है और सब जगह हम लोग सुधार करने का, अगर थोड़ी बहुत कमी भी है तो उसको। अब पहली बार मध्य प्रदेश में हमने पूरा कायाकल्प अभियान चलाया। कायाकल्प अभियान के अंतर्गत हमने डायरेक्ट पैसा दिया। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सीधा उससे पूछा, जो इंस्टीट्यूट का अभी उनके टेंडर लग रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सीएमएचओ ये निकालेंगे, फिर 15 दिन लगेंगे। सीधा इंस्टीट्यूट को हमने दिया, पीएससी अगर है या सीएससी है, आपको हम ये पैसा दे रहे हैं, जो ज़रूरत है आप वहीं 2 लोगों की एक कमेटी बनाइए, कमेटी बना के अस्पताल को बिल्कुल सही करिए। दवाइयाँ हम उपलब्ध करा रहे हैं, उसको पूरा कायाकल्प करने का हम लोगों ने पहली बार प्रदेश के अंदर ये अभियान चलाकर और उसको ठीक करने का प्रयास, जो इक्विपमेंट की ज़रूरत थी उसको हम लोगों ने उपलब्ध कराने का प्रयास किया। तो निश्चित रूप से, और पहली बार मध्य प्रदेश में जितने हमारे जो पीएससी हैं, हमने जो भी हमारे डॉक्टर्स आए, अभी बॉन्ड के डॉक्टर भी आए, हमने सारे लोगों को उन पीएससीओं पे पोस्ट किए जहां पर की डॉक्टरों की उपलब्ध नहीं थी। तो मैक्सिमम पीएससी तक हम लोगों ने डॉक्टरों की उपलब्ध कराई। और फर्स्ट टाइम हमने अभी स्पेशलिस्ट के लिए, जो डॉक्टर पीजीओ में थे उनके लिए हम लोगों ने क्रमोन्नति करके क्लास 1 बनाए। 25% हम डायरेक्ट स्पेशलिस्ट की भर्ती, क्लास 1 की भर्ती हम करने को जा रहे हैं, जिसमें अभी 87 गायनेकोलॉजिस्ट का सिलेक्शन हो चुका है, उसकी नियुक्ति होने वाली है हर एक, जिससे कि जो डॉक्टरों की अगर कमी है उसको भी पूरा करें, इक्विपमेंट की कमी है उसको हम पूरा करें। तो सारा और प्रयास हमारा लगातार मध्य प्रदेश में बिल्कुल चल रहा है, जारी है। आप बहुत बधाई आपको। और कोविड के दौरान जब मैं वैक्सीन के लिए भोपाल के एक बड़े सरकारी अस्पताल में गया, जेपी हॉस्पिटल में, 1250 हॉस्पिटल में, तो मुझे वहां पता चला कि कायाकल्प अभियान में ये मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे है। और वहां बहुत सारी चीजें जो मैंने देखी उस हॉस्पिटल में, वो मुझे काफी पहले से बहुत एक अलग अंदाज में दिखी। और ये भी आपने ठीक कहा कि भारत एक बड़ा जटिल देश भी है। कोविड के दौरान ही मैं एक ग्रामीण परिवेश से आने वाले एक वृद्ध दंपत्ति को देख रहा था, जिनका कहना था कि वो सांवली वाली नर्स को बुला, उनके लगाने पे दर्द नहीं होता हाथ में। अब वो सांवली वाली नर्स नहीं थी, कोई छोटी सी दूसरी नर्स थी, तो वो अड़े हुए थे कि नहीं हमें तो बास ही लगवानो है इंजेक्शन, उनसे दर्द नहीं होता। आज भी हरी पन्नी, नीली पन्नी में बहुत सारे लोगों का मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम उनके उपहास से इसको जोड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें इस देश में इससे जुड़ती है कि वो हरी पन्नी वाली लिख दो डॉक्टर साहब, बाद से दर्द एकदम ठीक हो जाते। हरी पन्नी नीली पन्नी से निकालकर इसको एक वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली में लाना, प्रणाम है आप चिकित्सकों को। बहुत धन्यवाद सर। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति हो, मेडिकल फ्रेटर्निटी खुद इसको टेकअप करे और आगे बढ़े। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और मंच सौंपता हूं हमारी युवा साथियों को, प्रगति को और शुभांगी को, कि सर आपसे भी मेरी गुजारिश रहेगी, आप सामने मंच संभालें। फिर हम अतिथियों को आमंत्रित करेंगे मंच पर, जिनके हाथों से पुरस्कार की ये प्रक्रिया आरंभ होगी।